गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं बॉटनी से डॉक्टर पिंकी सैनी। लास्ट रिकॉर्डिंग के अंदर अपन बात कर रहे थे सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के पेपर के बारे में, जिसमें अपन ने पॉलीप्लोइडी देख ली थी। आज अपन पॉलीप्लोइडी के कॉन्सेक्वेंस और उसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि इसके क्या क्या परिणाम हैं और क्या क्या इसके महत्व हैं। तो सबसे पहले मैं आज का जो पेपर है उस पेपर का नाम लिख देती हूँ, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। क्लास है अपनी बीएससी पार्ट फर्स्ट और पेपर है अपना फर्स्ट, और यूनिट जो है वो है अपनी सेकंड। लास्ट जो रिकॉर्डिंग थी उसके अंदर अपना जो टॉपिक था वो था पॉलीप्लोइडी। आज अपन करेंगे इम्पोर्टेंस एंड consequence of पॉलीप्लोइडी। इम्पोर्टेंस एंड कॉन्सेक्वेंस ऑफ पॉलीप्लोइडी, इसका हिंदी होता है बहुगुणिता का महत्व एवं परिणाम। हिंदी होता है इसका बहुगुणिता का परिणाम एवं महत्व। बहुगुणिता जो है उसके क्या क्या परिणाम होते हैं और क्या क्या महत्व होते हैं। तो सबसे पहले हम उसके परिणाम की बात कर लेते हैं, उसके कॉन्सेक्वेंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेती हूँ, कॉन्सेक्वेंस ऑफ पॉलीप्लोइडी। कॉन्सेक्वेंस ऑफ पॉलीप्लोइडी यानी कि बहुगुणिता का परिणाम। इसका मतलब ये है कि जब बहुगुणिता होती है यानी कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी संख्या, गुणसूत्र की संख्या घट जाती है, कम हो जाती है या बढ़ जाती है, तो उनके घटने या फिर उनके बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो प्लांट की बॉडी होती है उसके अंदर भी क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। जैसे उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है उसके अंदर भी परिवर्तन होते हैं। जो प्लांट्स की या एनिमल्स की बॉडी होती है उनकी फिजियोलॉजी में भी परिवर्तन होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उनकी एनाटॉमी में भी परिवर्तन होते हैं, यानी कि उनकी शारीरिकी में भी परिवर्तन होते हैं। तो मेन रूप से जो कॉन्सेक्वेंस है उसको हमने 3 में डिवाइड किया है कि जो बहुगुणिता का परिणाम है उसको 3 में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है उसका मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज, एक होता है मॉर्फोलॉजिकल चेंज यानी कि आकारिकी परिवर्तन। एक होता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज, एक होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेज, फिजियोलॉजिकल यानी कि कार्य की परिवर्तन, फिजियोलॉजिकल चेंजेज
और एक होते हैं उसके केमिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज यानी कि रासायनिक परिवर्तन। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पॉलीप्लॉइडी है उसकी जो कॉन्सेक्वेंस है, उसके परिणाम जो होते हैं, यानी कि गुणसूत्र की संख्या के घटने से या बढ़ने से उसके जो परिणाम होते हैं वो डिफरेंट प्रकार से होते हैं। यानी कि एक तो उसकी प्लांट बॉडी पर किसका इफेक्ट पड़े, उसकी मॉर्फोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है, या फिर उसकी फिजियोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है, या उसकी बॉडी में केमिकल्स में परिवर्तन होता है। अब अपन डिटेल से बात करते हैं किसकी, उसके अंदर होने वाले मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज की। नंबर फर्स्ट बात करते हैं अपन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज यानी कि आकारिकी परिवर्तन। तो मैंने पहले आपको इसको डिटेल से समझाती हूँ कि जैसे ही पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न होती है तो इस पॉलीप्लॉइडी के कारण, इस बहुगुणिता के कारण कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो स्टेम होते हैं वो साइज में क्या हो जाते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं, या फिर वो बहुत वुडी हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होते हैं कि जो प्लांट बॉडी होती है उनका जो प्लांट स्टेम जो होता है, पादप का तना, पादप का जो तना होता है वो कैसा बन जाता है, मोटा, मजबूत, या फिर मोटा, मजबूत, थिक, स्ट्रॉन्ग टाइप का इनका तना बन जाता है। यानी कि जिन प्लांट्स के अंदर हमें पॉलीप्लॉइडी के द्वारा चेंजेज करने हैं उनकी हम फिजियोलॉजिकल चेंजेज कर करके उस पादपों के, उन पादपों के तने को क्या कर सकते हैं, हम और ज़्यादा मोटा बना सकते हैं और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेज जो हैं वो पादप के तने पर तो होते ही होते हैं, इसी के साथ साथ किस में होते हैं, पादप की लीफ पर भी होते हैं, प्लांट लीफ। इसके अलावा ये किस पर होते हैं, प्लांट की लीफ के ऊपर भी इनके परिवर्तन का इफ़ेक्ट जो है वो होता है कि जो प्लांट्स होते हैं अगर उनकी लीफ जो बहुत दुबली पतली है वो क्या हो जाती हैं, या तो लंबी चौड़ी, या तो वो हो जाती हैं लंबी चौड़ी, या फिर वो क्या हो जाती हैं, लंबाई और चौड़ाई में बढ़ जाती हैं, या फिर वो लीफ कैसी बन जाती हैं, मोटी बन जाती है। यानी कि जैसे ही उसके अंदर उसकी पॉलीप्लॉइडी के कारण परिवर्तन होते हैं तो उस पॉलीप्लॉइडी के कारण जो पादप की लीफ होती हैं वो सारी लीफ कैसी बन जाती हैं, बहुत लंबी चौड़ी बन जाती हैं, साइज में कैसी बन जाती हैं, बिल्कुल थिक मोटी हो जाती हैं, या फिर ज़्यादा लंबी चौड़ी बन जाती है तो कट फट जाती हैं। ये हुआ इसकी प्लांट की बॉडी में लीफ में परिवर्तन। इसी प्रकार से जब पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न होती है तो उस पॉलीप्लॉइडी के कारण जो प्लांट के ऊपर लगने वाले फ्लावर होते हैं, पुष्प, ये फ्लावर भी क्या हो जाते हैं, आकार में बड़े। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि जो नर्सरी वाले होते हैं उनके पास जब वो 4 से 6 महीने का इतना छोटा पॉट प्लांट होता है तब तो उसके ऊपर इतना मोटा फ्लावर होता है एक टाइम के लिए, लेकिन जब वो हट जाता है तो वो फ्लावर, उस प्लांट के ऊपर जब दोबारा फ्लावर लगता है तो वो इतनी बड़ी साइज़ का नहीं होता और इतने छोटे प्लांट पे नहीं लगता। जब हम उसको घर ले जा कर के अपने घर के अंदर उसको किसी पॉट के अंदर इम्प्लांट करते हैं तो जो फ्लावर उसके ऊपर बड़ी साइज़ का लगा हुआ था वो लंबे समय तक रहता है, लेकिन नेक्स्ट वर्ष, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेशन में जब उसके ऊपर फ्लावर लगते हैं तो वो इतनी बड़े आकार के नहीं होते और इतने लंबे समय तक नहीं रहते। तो इसलिए इनके अंदर ये परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, एक पॉलीप्लॉइडी के अंदर कारण होते हैं।
तो इन प्लांट्स के ऊपर लगने वाले फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, बड़े आकार के होते हैं और साथ ही क्या होते हैं, लंबे समय तक रुकने वाले होते हैं, लंबे समय तक और लंबे समय तक रुकने वाले होते हैं। ये फ्लावर जो होते हैं वो आकार में बड़े तो होते ही होते हैं, साथ ही बहुत लंबे समय तक रुके रहते हैं। नेक्स्ट अपन पॉइंट देखते हैं कि जब फ्लावर ही बड़े आकार के हैं तो सिंपल सी बात है कि इनके ऊपर बनने वाले जो फ्रूट होंगे वो फ्रूट्स भी कैसे होंगे, बड़े आकार के होंगे। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो पॉलीप्लॉइडी के कारण उत्पन्न होते हैं, उन प्लांट्स के जो फ्रूट होते हैं, ये फ्रूट भी क्या होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। और साथ में एक और है, जल्दी सी खराब नहीं होते, जल्दी सी पकते नहीं हैं, धीरे धीरे पकते रहते हैं। तो आकार में बड़े होते हैं और लंबे समय तक, लंबे समय तक चलने वाले, और ये लंबे समय तक जो हैं वो चलने वाले होते हैं। अब फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड होते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इनके अंदर सीड की, बीज की। तो सिंपल सी बात है कि जब फ्लावर ही बड़े आकार का है, फ्रूट भी बड़े आकार का है, तो सीड भी आकार में कैसे होंगे, बड़े आकार में कैसे होंगे, सीड बड़े होंगे। और अगले वर्ष उनका जर्मिनेशन करने का, अंकुरण करने का समय कैसा होगा, कम होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अंकुरण क्षमता अधिक, अंकुरण क्षमता अधिक व कम जीर्णता, डोरमेंसी को बच्चों हिंदी में बोलते हैं जीर्णता, वह कम जीर्णता पाई जाती है। क्या होता है इसके अंदर, कम जीर्णता पाई जाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि जब प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के अंदर चेंजेज होते हैं, तो जब पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न होती है तो उस पॉलीप्लॉइडी के कारण जो प्लांट की बॉडी होती है, उस प्लांट बॉडी के ऊपर ये परिवर्तन जो है वो दिखाई देते हैं कि मॉर्फोलॉजी, जैसे तना है उसका पॉलीप्लॉइडी के कारण ज़्यादा मोटा हो जाएगा, बहुत मजबूत होगा, और जो प्लांट की लीफ हैं वो लंबी चौड़ी होंगी और मोटी बन जाती हैं। तो जिन प्लांट्स की लीफ हम खाने के लिए यूज करते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उस प्लांट के अंदर ऐसे पॉलीप्लॉइडी के कारण मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करते हैं कि उस प्लांट बॉडी के ऊपर केवल लीफ ही आकार में बढ़ पाए। वैसे ही फ्लावर जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, जिनको डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, उन प्लांट्स के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे उनके अंदर, या गार्डन वाले क्या करते हैं, उसके अंदर साइंटिस्ट ऐसे टाइप के पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न करते हैं कि केवल उसका क्या साइज बढ़े, उसका केवल और उसका फ्लावर पार्ट, यानी कि उसका फ्लावर जो है वो आकार में लंबा बढ़ेगा या फिर आकार में बहुत बड़े आकार का होगा और बहुत लंबे समय तक उसी प्लांट के ऊपर रुका रहेगा, यानी कि वो झड़ेगा नहीं जल्दी सी। बाकी तो नॉर्मल फ्लावर तो क्या होते हैं, जैसे आज खिले बर्ड से फ्लावर बनी और वो 2-3 दिन में क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जैसे आजकल चाइना रोज चाइना रोज और चाइनीज़ रोज दोनों में अंतर होता है। चाइना रोज जो होता है वो गुड़हल को बोला जाता है, और चाइनीज़ रोज जो है वो रोज के समान फ्लावर वाला प्लांट से होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे रोज़ फ्लावर होते हैं वैसे वाले फ्लावर खिलते हैं, लेकिन रोज़ फ्लावर 2 से 3 दिन या लास्ट 5 डेज़ के लिए ही क्या रहते हैं, नॉर्मल स्टेज में रहते हैं, उसके बाद में वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। लेकिन चाइनीज़ रोज़ प्लांट ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें खुशबू तो नहीं होती, लेकिन वो कम से कम 1 महीने के लिए उसी प्लांट्स के ऊपर एज इट इज़ पोजीशन में रहते हैं कि देखने में ऐसे लगता है कि वो अभी खिला होगा। तो इस तरीके से क्या हो जाते हैं, वो फ्लावर लंबे समय तक उस प्लांट बॉडी के ऊपर रुके हुए रहते हैं।
वैसे फ्रूट की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीप्लॉइडी के कारण जब मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन आते हैं तो जो फ्रूट होता है उसका आकार, उसकी जो साइज़ होती है वो कैसी होती है, बड़े आकार की होती है। और वो फ्रूट अपने प्लांट के ऊपर क्या रहते हैं, लंबे समय तक चलते रहते हैं, यानी जल्दी सी ऐसे नहीं कि पके, उनके अंदर रैपनिंग हुई यानी परिपक्वन हुआ और तुरंत गिर गई। वो क्या रहते हैं, लंबे समय तक उसी प्लांट के ऊपर लगे हुए रहते हैं। उसी तरीके से अपन बात करते हैं सीड की, तो इस प्रकार के जो चेंजेस के कारण जो फ्लावर के सीड बनते हैं, जो फ्रूट में सीड बनते हैं, ये सारे सीड जो हैं वो कैसे होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि उनकी अंकुरण क्षमता जो होती है वो क्या होती है, तेज होती है या फिर अधिक होती है, यानी कि जितने सीड बने हैं वो सारे क्या कर सकते हैं, अपने जर्मिनेशन कर सकते हैं और इनके अंदर जो डोरमेंसी पीरियड होता है, जीर्णता जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरीके से जो है वो इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर केमिकल चेंजेज की, कि कौन कौन से परिवर्तन ऐसे होते हैं जो उसके अंदर एक केमिकल चेंजेज के कारण उत्पन्न होते हैं। केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे हम बात करें कि अगर पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न होती है तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर विटामिन ए की क्वांटिटी बढ़ जाती है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑक्सिन हार्मोन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अब जैसे सिंपल एक एक हार्मोन्स के बारे में अपन बात करें, ऑक्सिन हार्मोन की बात करें तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो प्लांट्स के अंदर जो टिप सेल्स होती हैं उनके डिवीजन के समय यूज होता है प्लांट बॉडी के लिए, लेकिन जैसे ही इसके अंदर इसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो धीरे धीरे प्लांट्स के अंदर फिजियोलॉजिकल यानी कि केमिकल परिवर्तन आने लग जाते हैं। जैसे हम बात करें प्लांट बॉडी की, कि प्लांट बॉडी में अगर केमिकल चेंजेज होते हैं तो प्लांट बॉडी के अंदर एस्कॉर्बिक जो एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, इस एस्कॉर्बिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, पादप के अंदर बढ़ जाती है। तो पादप के अंदर जब एस्कॉर्बिक अम्ल है, ऑक्सिन हार्मोन है, इन सब की क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती हुई चली जाती है तो पादप की जो क्रियाएं होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं। उसी प्रकार से प्लांट बॉडी के अंदर किसकी, विटामिन जो ए होता है, विटामिन ए की मात्रा भी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है। और विटामिन ए की मात्रा जैसे ही प्लांट बॉडी के अंदर बढ़ती है तो विटामिन ए के जो फंक्शन होते हैं, जैसे सेल डिवीजन के साथ साथ सेल का डेवलपमेंट, सेल का इनलोंगेशन, ये सारे क्या होते हैं, इसी के साथ बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से इसके अंदर जो और केमिकल चेंजेज हैं, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन ई है, ऑक्सिन हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन जो होता है इसकी क्वांटिटी भी धीरे धीरे बढ़ जाती है। और इस तरीके से उसके अंदर क्या चेंजेस हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन से प्लांट बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमें ये भी याद करना है साथ में, कि जो प्लांट बॉडी है जैसे ही इसके अंदर ये रासायनिक जो पदार्थ हैं इनकी क्वांटिटी बढ़ती है तो इन रासायनिक पदार्थों की क्वांटिटी बढ़ने के कारण जो प्लांट्स है उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। पहला पॉइंट, लंबाई जो है वो परिवर्तित हो जाती है। फूल के खिलने, फूल यानी कि फ्लावर व
फ्रूट, इन सब के बनने व इनके आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। व इनके आकार में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर धीरे धीरे केमिकल चेंजेस जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं इसके अंदर, पॉइंट थर्ड, कि उसकी फिजियोलॉजी जो है वो किस प्रकार से जो है वो चेंजेज होती है। लास्ट बात करते हैं अपन, इसका टॉपिक है फिजियोलॉजिकल चेंज, यानी कि उसकी कार्य की। परिवर्तन कि जैसे ही इसकी प्लांट बॉडी के ऊपर जो है पॉलीप्लोइडी का इफेक्ट होता है, तो प्लांट की खुद की जो कार्य की होती है उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। जैसे अपन छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेल के ऊपर इफेक्ट हुआ, सेल डिवीज़न बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन सेल ने अपना डेवलपमेंट नहीं किया। डिवीज़न तो कर लिया, लेकिन सेल क्या नहीं करेगी, अपना डेवलपमेंट नहीं करेगी। तो जो फिजियोलॉजिकल परिवर्तन है वो पहला परिवर्तन क्या होगा कि उसका कोशिका का विभाजन तो हो जाएगा, लेकिन कोशिका का विकास नहीं होता है। तो क्या होता है इसके अंदर, कोशिकीय विकास, कोशिकीय विकास रुक जाता है। उसके अंदर क्या होता है, कोशिकाओं का जो विकास होता है, विभाजन तो उन्होंने कर लिया, लेकिन कोशिकाओं का जो विकास होता है वो धीरे धीरे रुक जाता है। वैसे अपन उसके स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम मजबूत तो बन जाता है, लेकिन मजबूत के साथ साथ वो कैसा बन जाता है, बहुत कठोर बन जाता है, जिसकी लकड़ी कोई योग्य नहीं होती। और वो लकड़ी क्या हो जाती है, कुछ चीज़ों में तो योग्य होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे हम बात करें कि जैसे बोगनवेलिया है, बोगनवेलिया की हार्डवुड कोई यूज वाली नहीं होती। तो कोशिकीय विकास रुक जाता है, कोशिकाओं का तना जो है यानी कि स्टेम की लकड़ी जो है मजबूत होकर कठोर बन जाती है। मजबूत होने के बाद में क्या बन जाती है, वो कठोर बन जाती है। यानी वो लकड़ी इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है कि अब उसके अंदर जो रूट के द्वारा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके, और जो ऊपर वाली प्लांट बॉडी को इस तरीके से पहुंचाया जाता है, वहां तक वो नहीं पहुंच पाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन उसके फ्लावर की। अभी हमने देखा था कि फ्लावर बड़े आकार के होते हैं, लेकिन अगर नहीं खिले तो फिर खिलते ही नहीं हैं। तो क्या कहते हैं कि फ्लावर लंबे समय तक, फ्लावर जो है वो लंबे समय तक खिल नहीं पाते हैं। जो फ्लावर लगते हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं खिल पाते हैं। और वैसे ही फ्रूट की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि फ्रूट के अंदर लंबे समय तक परिपक्वन ही नहीं हो पाता। तो हम क्या कहेंगे, फ्रूट रैपनिंग। फ्रूट रैपनिंग नहीं
फ्रूट के अंदर परिपक्वन जो है वो नहीं हो पाता। फ्रूट के अंदर जो है रैपनिंग यानी कि परिपक्वन की जो क्रिया है वो नहीं हो पाती है। और जब उसके अंदर ये रैपनिंग की क्रिया ही नहीं हो पाती, परिपक्वन की क्रिया ही नहीं हो पाती है, तो फ्रूट जो है वो बहुत लंबे समय तक भी उसी स्टेज के अंदर रहता है। ये तो हुई हमने पूरी कॉन्सेक्वेंस देखी कि जब हम एक प्लांट बॉडी के अंदर, एक पर्टिकुलर हमने प्लांट्स के लिए लिया है कि जब एक प्लांट बॉडी है, अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन होते हैं उनकी फिजियोलॉजी के अंदर या उनकी कार्यकी के अंदर, तो इस तरीके से उसके ऊपर डायरेक्ट रूप से इफ़ेक्ट पड़ता है कि पूरी जो प्लांट्स बॉडी है उसके ऊपर किस तरीके से उसके अंदर चेंजेज होते हैं। और उन चेंजेज के कारण 3 प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, जिनमें से अपन ने एक परिवर्तन देखा कि उसके ऊपर उसकी फिजियोलॉजी का इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा हमने देखा कि उसके ऊपर उसकी मॉर्फोलॉजी का इफ़ेक्ट पड़ता है। तीसरा हमने देखा कि उसकी केमिकल्स जो होते हैं उन केमिकल्स का उनकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। इस तरीके से एक बार अपन शॉर्ट में इसको रिवाइज करते हैं कि किस तरीके से जो है इनके प्लांट बॉडी के ऊपर इन केमिकल्स का परिवर्तन और इनका साइड इफ़ेक्ट होता है। ये कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं तो कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो जो बहुगुणिता है इसका पहला परिणाम क्या होता है कि जब प्लांट की बॉडी के ऊपर मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं तो उन मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन के कारण पूरी जो प्लांट की बॉडी होती है, उसका स्टेम है, उसकी लीफ है, उसके फ्लावर हैं, उसके फ्रूट हैं, वो सब आकार में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन केमिकल्स की कि जो फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल के साथ साथ केमिकल चेंजेस भी होते हैं। सिंपल सी बात है कि जो प्लांट का स्टेम था वो पहले के कंपैरिजन में बहुत फास्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब उसके अंदर किसी न किसी ऐसे हार्मोन्स की, जैसे साइटोकाइनिन हार्मोन्स की क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके बढ़ने के कारण किसकी क्वांटिटी बढ़ी, केमिकल्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अब सिंपल सी बात है कि जब किसी प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी चेंजेज हो गई, उसके अंदर केमिकल्स की क्वांटिटी बढ़ गई, तो उसकी फिजियोलॉजिकल रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हार्मोन्स हैं, जैसे पहले उन्होंने सेल डिवीज़न किया तो ज़्यादा मात्रा के अंदर जल की आवश्यकता हुई। अब ज़्यादा मात्रा में जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा उन्होंने जल अवशोषित कर लिया। अब उस जल को ट्रांसपायरेट करने के लिए या उस जल को इवोपोरेट करने के लिए किसका चेंजेज होगा, केमिकल चेंजेज होगा। जब उसके अंदर केमिकल चेंजेज होगा तो सिंपल सी बात है उसकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, यानी उसकी कार्य की जो है वो चेंज होगी और उसके कार्य के अंदर इस तरीके से परिवर्तन होता है कि धीरे धीरे वो क्या करते हैं, अपनी मॉर्फोलॉजी के अंदर परिवर्तित होते चले जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा। ये तो हुई सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेज और इनके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज। अब इसी के साथ अपन बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंस की कि क्या डोमिनेंस जो है, क्या पॉलीप्लोइडी का होना बहुत ज़रूरी है, कि क्या पॉलीप्लोइडी उत्पन्न होती है तो उस पॉलीप्लोइडी के कारण जो चेंजेज होते हैं वो चेंजेज से कोई बेनिफिट्स भी होते हैं या फिर उससे केवल लॉस ही होते हैं, उसकी अपन बात करते हैं। तो इसमें आता है कि जो भी इसके अंदर पॉलीप्लोइडी के कारण हार्मोन्स में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कारण उनके आर्थिक जो महत्व होते हैं उनके ऊपर भी उनका इफ़ेक्ट होता है। कि जैसे जैसे उनके अंदर, जैसे मान लो किसी प्लांट्स का है फ्रूट बहुत टेस्टी है, हमें उसके अंदर ऐसे परिवर्तन करने हैं कि जो फ्रूट्स है वो क्या हो जाए, आकार में बढ़ जाए। तो ये क्या हो गया, उसका एक महत्व हो गया। तो हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीप्लोइडी। इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीप्लोइडी अपन बात करते हैं इसके अंदर